हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस क्लिप पे। आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि हम सीरीज चला रहे हैं 2022 की जो परिषदीय परीक्षा हुई थी उसको सॉल्व करने की। तो इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। ये 2 नंबर का आया था। इसमें हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने थे। हमें पता है प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम है, जिनमें नंबर पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, जो पहला नियम है वो क्या बोलता है, माना कि 2 माध्यम है आपके पास। ये एक माध्यम हमारे पास एयर हो गई और दूसरा माध्यम कोई कांच का टुकड़ा हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि जो आपतित किरण है, जो क्या है आपतित किरण है, वो क्या है अपवर्तित किरण। अपवर्तित क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है प्रकाश का। अगर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से थोड़ा क्या होती टेढ़ी होकर आगे निकलती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ, अब इन दोनों माध्यमों को अलग कौन सा पृष्ठ कर रहा है, ये कर रहा है। यहाँ पे ये वाली, इसे क्या हो गया, एयर और ग्लास को कौन अलग कर रहा है, ये कर रहा है। ऊपर वाली हमारी हो गई आपतित किरण और जो कांच के अंदर जा रही है वो हो गई अपवर्तित किरण। तो इनको दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हमारा कौन सा हो गया, ये यहाँ पे हो गया आपतन बिंदु। अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अभिलंब क्या हुआ, हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये सारे तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या था, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। जैसा कि आपको पता है प्रकाश व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन एक्चुअल वो 7 रंग से मिलकर बना होता है, जिसे हम विबग्योर भी कहते हैं। ठीक है, उनमें से अगर कोई भी रंग है और किसी माध्यम में, किसी निश्चित माध्यम में के युग्म के लिए आपतन कोण कहाँ हुआ, ये अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को हम कोण आई भी कहते हैं। ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण कहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे हमारा हो गया कोण आर। ये क्या हो गया, हमारा अपवर्तन कोण हो गया। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, मतलब जिस एंगल से वो, जिस कोण से वो आपतित किरण आ रही है, उसी उतने ही कोण से, उतने एंगल से क्या हो रही हो, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन उसका हो रहा है, अपवर्तन उसका हो रहा है। यदि आपतन कोण आई, जैसे हमने यहाँ मेंशन किया, आपतन कोण को हम आई बोल रहे हैं, तथा अपवर्तन कोण आर, जैसे हमने मेंशन किया यहाँ पे अपवर्तन कोण आर हो, तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल का अपवर्तन नियम। अगर पेपर में आता है कि स्नेल का अपवर्तन नियम क्या है, तो आपने सिर्फ ये दूसरा पॉइंट लिखना है, इसे ही स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। अगर आता है कि प्रकाश अपवर्तन का नियम क्या है, तभी आपने दोनों पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पे जो बच्चों हमने साइन आई अपॉन साइन आर स्थिरांक लिखा है, तो इस स्थिरांक का मतलब होता है अपवर्तनांक। स्थिरांक इज इक्वल टू अपवर्तनांक। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या था, हमें वन एवं वन्य जीव संरक्षण क्यों करना चाहिए, कोई 2 कारण लिखिए। संरक्षण का मतलब होता है बच्चों कि हमें किसी चीज को बचाना क्यों चाहिए। संरक्षण का मतलब होना है बचाना। तो हम जो वन जंगल है और उस जंगल में रहने वाले जीव, उन्हें हमें क्यों बचाना चाहिए, उसके 2 कारण लिखिए। भी 2 नंबर का था। 2 कारण है तो आपने 2 ही लिखने हैं। ठीक है, वैसे आप ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन 2 कारण लिखोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पहला क्या है कि जो वन्य जीवधारी हैं, वन्य जीवधारी मतलब जो जंगल में जानवर रहते हैं, ठीक है, तथा पादप, जो भी जंगल में क्या हो गया, आपके पेड़ पौधे हो गए, परितंत्र संतुलन को बनाए रखते हैं। ये जो हमारा इकोसिस्टम होता है जंगल का या वन्य जीवों का, सबका अपना अपना इकोसिस्टम परितंत्र होता है, वह उसको मेंटेन करके रखते हैं, संतुलित करके रखते हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट क्या था, मानव खाद्य पदार्थों तथा अनेक उद्योगों के लिए वन्य पादपों एवं जंतुओं पर निर्भर करता है। देखो क्या होता है, जो मनुष्य होता है उसको भोजन कहाँ से मिलता है, पादपों से मिलता है। अगर पादप रहेंगे, प्लांट रहेंगे, तो हम भोजन कर पाएंगे, जीवित रह पाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात क्या है, जो भी हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है ना, जो भी हमारे उद्योग हैं, वो भी किसी न किसी रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए। कौन कौन से,
पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया। दूसरा क्या है, मानव खाद्य पदार्थों तथा अनेक उद्योगों के लिए वन्य पादपों एवं जंतुओं पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें इनका संरक्षण क्या करना चाहिए, आवश्यक तौर पे करना चाहिए। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 के हमारे 2 सब क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें पूछा गया था 2 तत्वों x तथा y के परमाणु क्रमांक 12 तथा 17 है। 2 तत्व हैं, नाम नहीं दिया है पर संकेत किया गया है कि 2 तत्व है माना, उनमें एक x है एक y है, ठीक है। उनके परमाणु क्रमांक कितने हैं, x का है 17, सॉरी x का है 12 और y का है 17। तो हमने ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले करना है x तथा y की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। ये भी 1 नंबर का है, x की भी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखनी है और y की भी। इसका मतलब x आधा नंबर के लिए और y आधा नंबर, दोनों आधा मिला के 1 नंबर। b था x तथा y आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है, ये पीरियोडिक टेबल है उसमें x और y की पोजीशन क्या है। और c था इन तत्वों में कौन धातु तथा कौन अधातु है। ये तीनों चीजें हमने कैसे निकालनी है, जो यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, वो निकालेंगे। ये लिखा है इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना नहीं लिखा है, तो ध्यान से पढ़ना है। ये पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूछ रहा है। तो x का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 12, ठीक है। तो हमें पता है अब इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगी 2 8 2, ठीक है। जो k कक्ष है उसमें 2, l में 8 और m में 2, ठीक है। तो 2 8 2। अब दूसरा है y की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो y का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 17। y का एटॉमिक नंबर 17 है, और y का एटॉमिक नंबर 17 है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो ये होगा आपका 2 8 7। ये हमारे पास x और y की इलेक्ट्रॉनिक संरचना आ गई है। अब हम b का आंसर देखते हैं। b में जो पूछा गया था 16 का b, x तथा y आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना हमने निकाल ली, अभी उनकी पोजीशन देखनी है, आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। आवर्त सारणी में हम क्या देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में आवर्त देखते हैं और उनका समूह देखते हैं, जिसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले x की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है, x आवर्त सारणी में दूसरे समूह तथा तीसरे आवर्त में स्थित है। हमें ये कैसे पता चला कि ये दूसरे समूह में है या तीसरे आवर्त में है। तो इसके लिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इनकी क्या लिख चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिख चुके हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं, x की एटॉमिक नंबर था आपका 12, तो संरचना कितनी थी, 2 8 2, ठीक है। तो जो आप देखिए इसमें कितनी कक्षाएं हैं, ये k l और m, 3 कक्षाएं हैं इसमें, ठीक है। 3 कक्षा है k l m, इसका मतलब ये तीसरे पीरियड में, तीसरे आवर्त में है, ठीक है। कितने नंबर हो गए, 1 2 3, ये रिप्रेजेंट करता है आवर्त को, ये तीसरे आवर्त में है। और समूह दूसरा कैसे हो गया, तो जो इसकी अंतिम कक्षा है m कक्षा, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को। इसका मतलब क्या है, वो आपके दूसरे समूह में है। अब आती है y की बारी। इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 17 था, और इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनी थी 2 8 7। आवर्त यहाँ पे भी क्या हो गया, तीसरा हो गया, 1 2 3, 2 8 7, ये रिप्रेजेंट करता है आवर्त को। अब इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा कौन सी होती है, ये होती है 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 7। इसी के बिहाफ पे हमने क्या लिख दिया है, y आवर्त सारणी में कौन से समूह में है, 7वें समूह में है पीरियोडिक टेबल में। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो उसको 7th भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप 7 भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ये आपके 7वें समूह तथा तीसरे आवर्त में स्थित है। अब हमारे पास 16 का सी आता है, जिसमें पूछा गया था कि इन तत्वों में कौन धातु है तथा कौन अधातु। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन धातु है कौन अधातु है। आप लोगों ने एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर तो याद किए हुए होते हैं, तो इसी से हमें पता चलेगा। कैसे पता चला, हमें पता है x बराबर क्या है, 12। तो 12 किसका एटॉमिक नंबर है, मैग्नीशियम का। किसका है, Mg, मैग्नीशियम का। दूसरा क्या है, y का एटॉमिक नंबर क्या दिया था यहाँ पे, 17, ठीक है। तो हमें पता है जो 17 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वो किसका है, क्लोरीन का। तो
मैग्नीशियम क्या होती है, धातु होती है, इसलिए हमने लिखा X तत्व धातु है। और क्लोरीन क्या होती है बेटा, गैस होती है, वो होती है अधातु, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा Y तत्व अधातु है। अगर आपको फिर भी अगर एटॉमिक नंबर से भी याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि कौन धातु है कौन धातु है, तब हम फिर से वही X का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 2 8 2। तो हमें पता है जो इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को देता है। तो क्या होती है बच्चों, जो धातु होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को देती है। तो इसी के बिहाफ पे भी हम लिख सकते हैं X तत्व क्या है, धातु। उसी प्रकार फिर हम Y का इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखेंगे 2 8 7, ठीक है। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसे अष्ट करने के लिए एक और चाहिए, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अधातु होती है। तो इसके बिहाफ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इनकी इसको समझ सकते हैं कौन धातु है कौन अधातु। वैसे तो 1 से 30 तक सबको याद रहते हैं, तो इसके बिहाफ पे जो आपने याद कर रखा है आप लिख सकते हैं 12 जो है एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का है और 17 किसका है, क्लोरीन का है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 16 में 2 क्वेश्चन पूछे थे, उनमें से कोई एक करना था। पहला हम कर चुके हैं, जिसको 3 सब क्वेश्चन में डिवाइड किया गया था 1 नंबर में। और दूसरा जो क्वेश्चन था, अगर वो नहीं करते हैं उसके बदले दूसरा करते हैं, तो वो पूछा गया था आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें क्या अंतर है। तो 3 नंबर का है तो कम से कम 3 पॉइंट लिखने जरूरी है, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि इसमें तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट थे उस समय तक, मेंडलीव ने जब तक खोज की थी पीरियोडिक टेबल की, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, जो टेबल बनाई थी उसमें जो उनके एटॉमिक वेट थे, परमाणु भार, उनके बढ़ते क्रम में उनको व्यवस्थित किया था। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1, और हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक वेट 4। तो उन्होंने एटॉमिक वेट चुना 1 4 6 8 ऐसा करके, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जो मेंडलीव ने कहा। पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या किया गया है, उसमें एटॉमिक वेट की जगह, परमाणु भार की जगह क्या दिया गया है, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसमें क्या गया, आधुनिक आवर्त में एटॉमिक वेट नहीं लिए गए, क्या लिए गए, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 उनके बढ़ते हुए क्रम में, राइट। अब दूसरा जो अंतर है वो क्या है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें क्या था, जितने भी आइसोटॉप हैं समस्थानिक है, उनके लिए कोई स्थान नहीं था, तो ये समस्या थी। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या हुआ कि जब हमने परमाणु को उनके आरोही क्रम में रखना, व्यवस्थित करके रखा, तो ये अब समस्थानिकों की स्थिति है जो, उसकी समस्या अपने आप समाप्त हो गई। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसके लिए क्या था, कोई स्पेस नहीं था, स्थान नहीं था मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए, और आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए विशेष स्थान था। क्यों था, क्योंकि जब बढ़ते क्रम में रखा गया तो वो समस्या, समस्थानिकों को रखने की समस्या ही समाप्त हो गई। इसमें जो तीसरा अंतर है वो क्या है, इसमें नोबल गैसों के लिए स्थान नहीं है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें नोबल गैस या अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई तो उसमें क्या किया, नोबल गैसों के लिए एक अलग समूह बनाया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, एक 18वां समूह है, उसमें सारी नोबल गैस या अक्रिय गैसों को रखा गया है। तो ये हमारे 3 अंतर पूरे हो गए। अंतर बहुत सारे हैं लेकिन 3 पॉइंट ही काफी है लिखने के लिए।